कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां फरीद दिया टुक, टुक मीन्स रोटी। पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां फरीद दिया टुक, जे छेवां ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुख। सो दोस्तों, इस अगस्त पाकिस्तान ने 76 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इन 76 सालों में हमने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आज के वक्त कौम का मोराल बहुत ज्यादा डाउन है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। महंगाई है, करप्शन है, पॉलिटिशियंस के मसले हैं, 2 नंबरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, झूठ है, बेईमानी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। पिछले 76 सालों में पाकिस्तान ने अचीव भी बहुत किया है। सो आज की वीडियो में हम लोग पाकिस्तान की कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर नजर डालेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम कुछ ऐसे इश्यूज पे, कुछ ऐसी बातों पर नजर डालेंगे जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हुआ, ताकि हम अपनी कोर्स करेक्शन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जनाब 1947 से अब तक यानी कि पिछले 76 सालों में पाकिस्तानियों की उम्रों में बहुत इजाफा हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 1950 में एक एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 42 साल, यानी कि ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी 42 साल तक जिंदा रहता था। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 साल। दैट मीन्स हमारी उम्रों में 25 साल का इजाफा हुआ है। दिस इज अ वेरी हेल्दी नंबर। अब हम 67 ईयर्स तक अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज पाकिस्तान के साथ ये हुई है कि हमारा लिटरेसी रेट भी काफी बड़ा है। 1950 में हमारा लिटरेसी रेट था सिर्फ 10%। आज हमारा लिटरेसी रेट है 62.3, जो 1950 से तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमें बहुत काम करना है। अगर पाकिस्तान ने वाकई में तरक्की करनी है तो ये लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा होना चाहिए। इरिगेशन पाकिस्तान की लाइफलाइन है और इस वक्त पाकिस्तान के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड मौजूद है, विच कवर्स एन एरिया ऑफ 16 मिलियन हेक्टेयर्स। दैट्स ह्यूज। दोस्तों याद रखें, इसी आबपाशी के निजाम की वजह से पाकिस्तान आज जिंदा है। हमारी खुराक की जरूरतें पूरी हो रही हैं। ऑल्दो इस आबपाशी के निजाम को बहुत बेहतर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं जनाब नादरा की, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस इन द एंटायर वर्ल्ड। नादरा भी पाकिस्तान का एक कमाल का इदारा है। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे मुल्क में भी ऐसा इदारा मौजूद है जिसमें करोड़ों लोगों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मौजूद है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हमारे मुल्क में अगर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मौजूद है ना, तो वो इसी इदारे नादरा की वजह से है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट थी 28 मई 1998 को, जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। दुनिया में दोस्तों तकरीबन 195 मुल्क मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 9 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिसमें शामिल हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये बात डिबेटेबल है कि हमारे मुल्क के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए या नहीं, लेकिन दोस्तों रियलिटी यह है कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर डिटेरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, एंड वी आर नॉट बुलीड बाय एनीवन। पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों सियालकोट शहर की शक्ल में, जहां पर दुनिया के प्रीमियर स्पोर्टिंग गुड्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। ये शहर भी कमाल का शहर है। फुटबॉल से लेके क्रिकेट के सामान तक यहां सब बनता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। पिछले कई सालों से फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स यूज होती हैं वो सियालकोट में ही प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा सर्जिकल गुड्स भी पूरी दुनिया में सियालकोट एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट है हमारा खूबसूरत तरीन कैपिटल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज वन ऑफ इट्स काइंड। दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में इस्लामाबाद का शुमार होता है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें लंदन के बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल इस्लामाबाद ही था। इट इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल यहां पर गुजारे हैं एंड दे वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मुझे मेरे अक्सर इंडियन सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान के हालात तो बहुत खराब हैं। कुछ जो जरा नेस्टी हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो भिकारिस्तान बन चुका है। उनके लिए सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है, कभी आओ ना इस्लामाबाद जरा खुशबू लगा के। हमारी एक और बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे मुल्क के 2 लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है, जिसमें पहले हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरी है मलाला यूसुफजई।
डॉक्टर सलाम को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन द ईयर 1979। Abdus Salam and Steven Weinberg. Hosts of the scientific community. Malala Yousafzai. और मलाला को नोबेल to पीस come प्राइज forward मिला to था इन द receive ईयर the 2014। gold इट्स अनफॉर्चुनेट कि इन दोनों को हम लोग ओन ही नहीं करते, हालांकि ये दोनों बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अगला बड़ा फीट जो दोस्तों हम लोगों ने अचीव किया है वो है गवादर सी पोर्ट, विच इज वन ऑफ द डीपेस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हाउ मच आई लव गवादर एंड मकरान कोस्टल हाईवे। वहां मेरा दिल रहता है। गवादर इतनी खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक जगह पे मौजूद है कि अगर हमने इसको सही तरह मजीद डेवलप कर लिया तो दिस कैन ब्रिंग लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े असासे पर, जो कि हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो इस वक्त तकरीबन 95 लाख हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान सस्टेन और सरवाइव कर रहा है तो वो इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस की वजह से कर रहा है। हर साल ये पाकिस्तानी तकरीबन 30 अरब डॉलर वतन वापस भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार जिंदगी चलता है। थैंक्स टू ऑल द ओवरसीज पाकिस्तानीज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर सक्सेस। पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट है कराकरम हाईवे, वन ऑफ द हाईएस्ट पेव्ड रोड्स इन द वर्ल्ड। समटाइम्स इट लुक्स एज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस कराकरम हाईवे के लिए चाइना के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, हु हेल्प्ड अस डेवलप सच एन अमेजिंग रोड। पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट थी 1992 में, द डे वी वन द वर्ल्ड कप। That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87. 1992 में इमरान खान ने अपनी कप्तानी के कमाल के जरिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। ये वो मेमोरीज हैं जो हर पाकिस्तान सारी उम्र याद रखेगा। दोस्तों, दुनिया में स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स की बात करें तो बहुत एलीट किस्म के लोग मौजूद हैं, जैसे कि यूसेन बोल्ट, रॉजर फेडरर, माइकल शूमाकर एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन दोस्तों, दुनिया की तारीख में जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन आया है वो है जहांगीर खान। दुनिया की तारीख में आज तक कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन या एथलीट नहीं है जिसने 555 मैचेस एक ही स्ट्रीक में जीते हों विदाउट लूजिंग अ गेम। ये था कमाल जहांगीर खान का। वी पाकिस्तानीज लव मैंगोज। आम हमारा फेवरेट फ्रूट है एंड वी लव टू एक्सपोर्ट इट एज वेल। पाकिस्तान में दुनिया के हाईएस्ट क्वालिटी मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं एंड पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। हमारे मुल्क की शायद कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो है 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी। बदकिस्मती से बहुत से पाकिस्तानियों को इसका आइडिया ही नहीं है। आज अगर हमारा कारोबार जिंदगी चल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, तो वो इसी इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा है जिसको वर्ल्ड बैंक ने निगोशिएट करवाया था और इसको कराची में साइन किया गया था ऑन 19 सितंबर 1960। इस मुआहदे की वजह से इंडस, चिनाब और जेहलम का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, जिसकी वजह से हमारी फसलें आबाद रहती हैं। गुलकारी और म्यूजिक के मैदान में भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। कुछ ऐसे स्टॉलवर्ड्स पैदा किए हैं पाकिस्तान ने जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूरजहां, उस्ताद अमानत अली, उस्ताद गुलाम अली, आतिफ असलम, अली जफर, सज्जाद अली एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमारे मुल्क की एक और बड़ी अचीवमेंट है ईदी एम्बुलेंस सर्विस, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है। थैंक्स टू सर अब्दुल सत्तार ईदी, हमें एक ऐसा इदारा दे गया जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगियां बचाता है। और आखिर में पाकिस्तान की एक और बड़ी अचीवमेंट जो काफी कंट्रोवर्शियल भी है, वो है पाकिस्तान मिलिट्री एंड आर्म फोर्सेस। देखें दोस्तों, जो भी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हमारे मुल्क में कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो बरकरार है, वो है पाकिस्तान मिलिट्री। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे मिलिट्री जनरल्स ने जो इस मुल्क की तबाही मचाई है उसका भी कोई सानी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि मिलिट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है और जिसने पाकिस्तान को अब तक जोड़ के रखा हुआ है। सो दोस्तों, ये तो थी हमारी अचीवमेंट्स की लिस्ट। इसमें मैंने वो चीज निकाल दी है जो बहुत ही मीनिंगलेस और यूजलेस होती हैं, जैसे कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बना दिया या दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बना दिया, जिससे मुल्क को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता। इसमें मैंने नेचुरल लैंडस्केप्स को भी निकाल दिया क्योंकि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर टू अस। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ जो पिछले 76 सालों में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हुई हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत कभी ग्रो ही नहीं कर सकी
और उसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मिलिट्री जनरल्स, जिन्होंने कभी भी जमहूरियत को ग्रो ही नहीं करने दिया। यही वजह है कि हर कुछ सालों के बाद हमारे मुल्क में मिलिट्री कू हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज नो स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर, याद रखें दोस्तों, स्टेबिलिटी मांगता है, तभी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, सरमायाकारी होगी और हमारे मुल्क में दौलत बढ़ेगी। सो इफ यू वांट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस तो हमें जमहूरियत को चांस देना पड़ेगा। दूसरा बड़ा डिजास्टर हमारे मुल्क के साथ हुआ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में जाके बना बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्रिएशन के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे आर्काइव्स में जाके उसको जरूर देखिएगा। इट इज वन ऑफ माई मोस्ट वॉच्ड वीडियोज, जिसमें मैंने फैक्चुअल एनालिसिस किया है कि क्यों ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। एक और बड़ी बुराई हमारे मुल्क की यह है कि आज तक हम अपने लोगों को सही खुराक नहीं दे पाए। हमारे मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ का मसला है। 21% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि क्योंकि इन बच्चों को सही खुराक नहीं मिलती, इसीलिए इनके दिमाग, इनके जिस्म सही तरीके से डेवलप ही नहीं कर पाते। अब जब एक इंसान की फिजिकल और सेरिब्रल ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो कैसे एक प्रोडक्टिव शहरी बनेगा। मैंने दोस्तों आपसे बात की थी पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम की, लेकिन इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होने के बावजूद आज भी हमारे मुल्क में वाटर स्केर्सिटी है, आज भी खुश्क साली है, और जब खुश्क साली नहीं होती तब हमारे मुल्क में फ्लड आ जाता है और हम पानी को मैनेज नहीं कर पाते। सो हमारे मुल्क में वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत मेजर इशू है। पानी की कमी नहीं है, लेकिन आज तक पाकिस्तान इस पानी को मैनेज ही नहीं कर पाया। एक और बड़ा मसला हमारे मुल्क में है सोशल इनइक्वालिटी का। एक्चुअली में पाकिस्तान एक एलिटिस्ट स्टेट है, जिसमें अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर। अमीर के लिए अलग इंसाफ है, उसको हर चीज की अवेलेबिलिटी है, जबकि गरीब बेचारा आटे की लाइन में ही अपनी जिंदगी गुजार देता है। ये सोशल इनइक्वालिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग सिर्फ नाम के इस्लामिक रिपब्लिक हैं, क्योंकि इस्लाम तो बात करता है इक्वालिटी की, और ये इक्वालिटी हमारे मुल्क में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। दोस्तों, व्हाई नेशंस फेल एक बहुत ही मशहूर और पाथ ब्रेकिंग किताब है। इस किताब का बेसिक आर्गुमेंट यह है कि वो मुल्क जिसमें इदारे मजबूत होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और वो कौमें जिनके इदारे कोलैप्स कर जाते हैं वो कौमें भी कोलैप्स कर जाती हैं। और यही इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। देयर इज हार्डली एनी इंस्टीट्यूशन लेफ्ट। अब चूंकि कोई इदारा फंक्शनिंग ही नहीं है, इसीलिए द मिलिट्री कॉल्स द शॉट्स। पाकिस्तान का एक और बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला जो फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा तंग करेगा वो है क्लाइमेट चेंज का। आप लोगों ने दोस्तों इन रीसेंट ईयर्स ऑब्जर्व किया है कि किस तरह पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज है। बारिशें बहुत ज्यादा होने लगी हैं, फ्लड्स आने लगे हैं और नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पाकिस्तान इज अमंग्स द 10 कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। अगर हम वाकई अपनी नस्लों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं तो हमें इस क्लाइमेट चेंज के मसले को इंटरनेशनली बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करना पड़ेगा। हमारा एक और बड़ा और ग्रेव मसला है एजुकेशन का, तालीम और तरबियत का। देयर इज एन एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। ऑल्दो हमने 1950 से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन आज की दुनिया में इन द 21st सेंचुरी अगर हमारा लिटरेसी रेट 90% से कम है तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसी एजुकेशन क्राइसिस से लिंक्ड है हमारा एक और बहुत ही ग्रेव मसला, और वो है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का। याद रखें दोस्तों, ये स्टेटिस्टिकली प्रूव्ड है कि वो मुल्क जिनमें तालीम और तरबियत नहीं होती, जिसमें लोग एजुकेटेड नहीं होते, वही कौमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में पड़ती हैं और इवेंचुअली टेररिस्ट पैदा करती हैं। क्योंकि अनपढ़ लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत ज्यादा आसान होता है, और जब उस ब्रेन वॉशिंग में मजहब शामिल हो जाता है तो वो शख्स लीथल हो जाता है और एक सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। सो इफ एनीथिंग कैन सेव पाकिस्तान एंड आवर पोस्टेरिटी, इट इज एजुकेशन। और इसीलिए मैंने अपना ये चैनल बुक बडी स्टार्ट किया है, ताकि मैं अपने लोगों में प्रोग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट कर सकूं, लोगों को रैशनल बना सकूं और एक मॉडर्न माइंडसेट को नर्चर कर सकूं। इसके बाद है दोस्तों हमारा एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों, आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। मेरी पहली जॉब थी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, एंड आई वाज द प्रोटोकॉल ऑफिसर ओवर देयर। तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था कॉन्सल जनरल से। तो मैंने एक दफा एक वर्ड का इस्तेमाल किया जो कॉन्सल जनरल को समझ ही नहीं आया। मैंने कहा हमारे मोहल्ले में लोड शेडिंग थी, इसी वजह से मैं लेट आया। वो कहता है यार ये लोड शेडिंग क्या होता है?
I said that there was no electricity. He couldn't believe it. वो कहता कि आज की मॉडर्न दुनिया में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके घर में बिजली चली जाए। ये है हाल हमारे मुल्क का, जिसमें 24 करोड़ लोग रहते हैं। आज तक हम अपने मुल्क के एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए। दिस इज आवर बिगेस्ट नेशनल फेलियर। दोस्तों, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहां पर इंसाफ ना हो, जहां पर जुडिशरी तगड़ी ना हो। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जुडिशरी को लेकर बहुत ही बुरे हालात में है। 139 मुल्कों में से हमारा 130वां नंबर है इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी एफिशिएंसी। दिस गोज टू शो कि हमारे मुल्क में दरअसल इंसाफ का कोई निजाम मौजूद नहीं है। सेहत को लेके भी पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। हर 1300 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, विच इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो जल्दी से मुल्क से बाहर चले जाएं, जहां पर उनका ब्राइट फ्यूचर हो। ना हम डॉक्टरों को तनख्वाह देते हैं और ना उनको सही तरीके से ट्रेन करते हैं। यही वजह है कि आवर हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज इन डीप क्राइसिस। हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला दोस्तों पता है क्या है? वो ये कि हम लोग टैक्स ही नहीं देते। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो शायद इस खित्ते में सबसे कम है। इट हवर्स बिटवीन 9 to 10%। हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारे लोग टैक्स देने पर बिलीव ही नहीं करते। अब जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा नहीं होगा तो फिर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? अगला जो मसला है दोस्तों, मैं उसको एक कहानी से जोड़ना चाहूंगा और मैं आपको लेके जाऊंगा 18 सितंबर 1615 में, जब सर थॉमस रोज सूरत पोर्ट पहुंचे जहांगीर के दरबार में। पहुंचते ही उसने बादशाह के पैर चूमे और कहा कि ये देखें, ये मैं पेटी के अंदर आपके लिए बहुत से तोहफे लेकर आया हूं, गिफ्ट्स लेकर आया हूं। जब पेटी खोली तो उसमें उस जमाने के मॉडर्न गैजेट्स मौजूद थे, जैसे कि बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीनें, ऐनके, चिमटे, कैंचियां एंड मेनी मोर। अब बादशाह जहांगीर बहुत खुश हुआ, उसके वजीर भी बहुत खुश हुए। अगले कुछ दिनों के बाद जहांगीर साहब ने सर थॉमस रो को एक पर्चा दिया। उस पर्चे में इन चीजों को इंपोर्ट करने का ऑर्डर था कि मुझे इतनी दूरबीनें चाहिए, मुझे 500 चश्मे चाहिए, मुझे इतने चमटे चाहिए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये चीजें बनती कैसे हैं, इनके पीछे फिनोमेना क्या है, इनकी फिजिक्स क्या है, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे इंपोर्ट करवा दो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर फिजिक्स। मुगलों के इन एटीट्यूड के अंदर ही दोस्तों हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बुराई छुपी हुई है। वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम लोग चीजों को इंपोर्ट करने पर बिलीव करते हैं rather than creating things ourselves। और यही इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस है, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। हम लोग चीजें ज्यादा मंगवाते हैं, हम लोग दरामद ज्यादा करते हैं और बरामद कम करते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल हमारे मुल्क में डॉलर क्राइसिस रहता है। पिछले 76 सालों में वी कुड नॉट डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। आज इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स 300 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी हैं। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी तकरीबन 350 अरब डॉलर है। सो कैन यू इमेजिन वेयर इंडिया इज एंड वेयर वी आर। इसके अलावा हमारे मुल्क में दबा के करप्शन है, 2 नंबरी है, डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। एंड लास्टली हमारे मुल्क का एक और ग्रेव मसला है हमारी फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हम लोग दुनिया में अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आज हमारा पासपोर्ट वर्स्ट रैंक्ड है। पाकिस्तानियों को हर मुल्क में, हर इमिग्रेशन लाइन में जलालत का सामना करना पड़ता है। हम लोग दुनिया के अलग अलग मुमालिक से अच्छे और कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स डेवलप करने में नाकाम हो गए। हमारे ताल्लुकात महदूद हैं यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना तक। आज अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव और थ्राइव करना है तो पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ इंक्लूडिंग इंडिया हमें दोस्ताना ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज जंग हथियारों से नहीं, ट्रेड और इकोनॉमी से लड़ी जाती है। सो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि एक तरफ हमारे पास गुड न्यूज हो और दूसरी तरफ बैड न्यूज, सो दैट वी कैन डू आवर कोर्स करेक्शन एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। याद रखें कि 24 करोड़ लोग आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब हमने डिसाइड करना है कि इन 24 करोड़ लोगों को हमने इसी दुनिया में जहन्नुम देनी है या यहीं पर जन्नती निजाम एस्टैब्लिश करना है। हम लोग जब तक रोटी पानी के चक्कर से नहीं निकलेंगे, अपने लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी क्रिएटिव और नॉवल काम नहीं कर पाएंगे।
आखिर में बाबा फरीद के कमाल के शेर के साथ इख्तिताम करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवा फरीद दे टुक, टुक मीन्स रोटी। पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवा फरीद दे टुक, जे छेवा ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुख।